आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे शिशु मृत्यु क्या है और ये मृत्यु के क्या कारण हैं और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो इन सब के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाल्यावस्था को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो पहला है 1 माह की उम्र के बच्चे, ठीक है। दूसरा है 1 वर्ष तक की आयु के बच्चे, ठीक है। और तीसरा है 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे। बाल्यावस्था को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ये 3 भाग है इसके। 1 माह के बच्चे, 1 वर्ष तक की आयु के बच्चे और 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे। तो ये है बच्चों को हम बांटा गया है। फिर हमारे देश में होने वाली मृत्यु में 20% 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं, ठीक है। जैसे कि जो 20% जो बच्चे मरते हैं वो 1 माह की उम्र के बच्चे होते हैं। लगभग आधी मौतें जन्म के पहले माह में होती है तथा इनमें से लगभग आधे जन्म के पहले सप्ताह में ही मर जाते हैं। भारत में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की मृत्यु दर अधिक होती है, क्योंकि जैसे पता चलता है लड़की है तो उसको पहले मार दिया जाता है या फिर पैदा होने के बाद मार दिया जाता है लड़कियों को। तो सबसे ज़्यादा दर किसकी है? लड़कियों की। अब बात करें हम शिशु मृत्यु के कारण क्या है। तो वैसे भारत में शिशु मृत्यु के कई कारण हैं, मगर उम्र के अनुसार कुछ विशेष कारण हैं जिनसे शिशु मृत्यु होने की संभावना अधिक रहती है। जैसे कौन कौन से कारण हैं इसके? जन्म के समय चोट लग जाना, ठीक है। टिटनेस, समय पूर्व जन्म, दस्त, जन्मजात विकृति, निमोनिया और नाल में संक्रमण। ये सारे कारण हैं जब शिशु की मृत्यु हो जाती है। तो और बात करें हम, अगर विश्व में देखा जाए तो पहले भारत का देख लेते हैं। 1970 में 129 बच्चे मरते थे, 80 में 114 और 1990 में 80। तो वैसे और कंट्री का आप देख सकते हो, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड। तो इतना ये सारा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि कैसे कहाँ कितने बच्चे की मौत होती है। अब बात करें हम 1 से 11 माह के बच्चों की मृत्यु के कारण। तो इसके क्या क्या कारण हैं? पहला निमोनिया, निमोनिया से बच्चे मरते हैं। जन्मजात विकृति, दस्त, दुर्घटनाएं और कुपोषण, अन्य जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, इन्फ्लुएंजा। ये सारे कारण हैं जिसके कारण 1 से 11 माह के बच्चे की मृत्यु अधिक देखी गई है, इन्हीं कारणों की वजह से। अब बात करें शिशु मृत्यु के कारक क्या है। तो इसके कौन कौन से कारक हैं? इसका पहला है जैविक कारक, ठीक है। कुछ मुख्य जैविक कारक निम्नलिखित है। तो इनमें से क्या आता है? पहला है माँ की उम्र। अगर माँ की उम्र 20 वर्ष से कम हो तो शिशु मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि तब तक उसका शरीर गर्भधारण के लिए पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता, या फिर आयु बहुत अधिक हो। अगर उम्र ज़्यादा कम होगा या फिर ज़्यादा होगा, तो दोनों कारणों से बच्चे की मृत्यु संभव है। क्योंकि अगर कम है तो वो उसका विकसित नहीं होगा गर्भधारण, ठीक है। फिर दूसरा है 2 बच्चों के बीच अंतराल। यह अंतराल कितना कम होगा, शिशु मृत्यु का खतरा उतना ही अधिक होगा। अगर एक बच्चा अभी आपका हुआ है, उसमें अंतराल होना ज़रूरी है। अगर कम अंतराल होगा तो आपका खतरा ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जन्म के समय कम वजन। जिन बच्चों का वजन जन्म के समय 2 से 5 किलोग्राम से कम होता है, उनकी मृत्यु की संभावना अधिक होती है। अगर बच्चा स्वस्थ पैदा नहीं होता, उसका वेट कम होता है, तो उसकी मृत्यु की संभावना बहुत अधिक होती है। फिर आता है जन्म का क्रमांक, ठीक है। यह पाया जाता है कि अगर शिशु क्रमानुसार पहला है तो उसकी मृत्यु की संभावना सबसे अधिक होती है तथा दूसरे होने पर सबसे कम। इसके साथ साथ शिशु का जन्म क्रमांक जितना ऊपर होता है, उसकी मृत्यु की संभावना उतनी ही अधिक होती है। तो क्रमांक के अनुसार भी मृत्यु की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक।
कई ऐसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक हैं जिनमें शिशु मृत्यु दर में वृद्धि होती है। इनमें से कुछ हैं, कौन कौन से? शिशु स्वास्थ्य संबंधी अज्ञानता एवं अशिक्षा। अगर हमें शिशु का स्वास्थ्य कैसे देखभाल उसकी करनी है, अगर बीमारी होती है तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें इसकी शिक्षा नहीं है तो उसके कारण भी शिशु मृत्यु दर बढ़ जाता है। प्रशिक्षित प्रसव कराने वाले व्यक्तियों का अभाव। तो गांव में क्या होता है, प्रसव कराने वाले अशिक्षित होते हैं, ऐसे कराते हैं, तो उससे भी मृत्यु की खतरा जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। स्तनपान ना कराना। अगर माता स्तनपान नहीं कराती है तो उससे भी बच्चों को खतरा होता है। गंदगी भरा वातावरण। अगर जहाँ आप रहते हैं वहाँ साफ़ सफाई नहीं है, गंदगी है, तो गंदगी के कारण बच्चों को बीमारी हो जाती है, जिससे वो उसकी मृत्यु हो जाती है। लिंग भेद। अगर लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं उसके कारण भी मृत्यु होती है, क्योंकि लड़कियां पैदा होती हैं तो उनको मार दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा आर्थिक कारक। जिन परिवारों का आर्थिक स्तर निम्न होता है वे साधारणतः अपने शिशुओं की पूरी देखभाल नहीं कर पाते हैं। उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं समय पर नहीं मिल पाती है, और कुछ अन्य कारण जैसे कुपोषण आदि के कारण शिशु मृत्यु दर हो जाती है, क्योंकि परिवार निर्धन होता है, उनके पास पैसा नहीं होता अच्छा खाना पीना खिलाने के लिए, से बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। अगर कोई बीमारी होती है तो उसको इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होता, इसके कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है। फिर नेक्स्ट है जन्मे बच्चे की देखभाल। तुरंत जन्मे बच्चे को अत्यधिक सावधानी एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जैसे कि बच्चा जन्मे तुरंत ही उसका सिर एवं चेहरा, आँखें आदि साफ कपड़े से पोंछना चाहिए। इसके तुरंत बाद यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बच्चा रो रहा है तथा उसकी आवाज़ साफ है, अर्थात बच्चे के गले में कुछ अटका नहीं है, नहीं तो उसे प्रशिक्षित व्यक्ति की तुरंत आवश्यकता पड़ सकती है। इसके बाद यह जांच लेना आवश्यक है कि बच्चे में कोई जन्मजात विकृति तो नहीं है। इसके साथ ही नाल को सावधानी से काट कर साफ धागे से बांध देना चाहिए, क्योंकि अगर आप साफ नहीं करेंगे तो गर्भनाल में संक्रमण हो जाएगा, जिससे बच्चे की मृत्यु हो सकती है। अब आता है हमारा कम वजन के बच्चे। तो जन्म के समय बच्चे का औसतन वजन 2.75 से 3 किलोग्राम तक होना चाहिए। यदि बच्चे का वजन 2.5 किलोग्राम से कम होता है तो उसे कम वजन का आंका जाएगा। अगर उसकी वजन कम है, ठीक है, तो वो कम वजन के कारण बच्चे के शरीर की गर्मी को बनाए रखा जाए, उसे नहलाया ना जाए तथा कई कपड़े या फिर साफ रुई में लपेट कर जितना ज़्यादा हो सके माँ के समीप रखना चाहिए। माँ को चाहिए कि वह तुरंत अपना दूध पिलाना शुरू कर दे। बच्चे को कम से कम लोगों को छूना चाहिए तथा उसे अन्य सभी प्रकार के संक्रमणों से बचाना चाहिए। यदि बच्चे का वजन 2 किलोग्राम से भी कम है तो उपरोक्त उपायों के साथ साथ जितनी जल्दी संभव हो उसे चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। अगर उसका वजन 2 किलोग्राम से कम है तो वो खतरे में होता है, उसको चिकित्सीय ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, जिसको वो देखते रहेंगे। अब आए BCG का टीका देना चाहिए जो तपेदिक टीबी से बचाव करता है। फिर 1.5 महीने के बच्चे को पहली खुराक देनी चाहिए DPT का, जो डिप्थीरिया से बचाव करता है। तीसरी है 2.5 महीने की दूसरी खुराक है DPT की, वो पोलियो से बचाव करता है। फिर इसकी जो तीसरी खुराक है 3.5 महीने के बच्चे को तीसरी खुराक देनी चाहिए DPT की, वो टिटनस से बचाव करता है। फिर 9 माह के बच्चे को मिजलस का उसको खुराक देनी चाहिए जो खसरा से बचाव करता है। और फिर जो 9 महीने का बच्चा होता है उसे विटामिन A की खुराक देनी चाहिए जो रतौंधी से बचाव करता है। तो ये खुराक देने से बच्चों को बुखार तो होता है लेकिन बीमारियों से बचाव भी करता है। अब आता है हमारा निमोनिया। बच्चों को मौसम बदलने के साथ साथ अक्सर खांसी जुकाम की तकलीफ हो जाती है और इसे गंभीरता से ना लिया जाए तो यह निमोनिया में बदल जाती है। अगर खांसी बुखार लंबे टाइम तक बच्चों को रहती है तो वो निमोनिया में बदल जाती है और बच्चे के लिए जानलेवा भी हो सकती है। साधारण भाषा में इसे पसली चलना भी कहा जाता है। आमतौर पर माताएं अथवा कुछ एक जो प्रौढ़ महिलाएं हैं बच्चों की इस दशा को आसानी से पहचान लेती हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों को शीघ्र डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
घरेलू उपचार पर समय नष्ट नहीं करना चाहिए, तो उसको डॉक्टर को ही दिखा के इलाज करना चाहिए। फिर आता है दस्त। इस दस्त छोटे बच्चों में होने वाली एक आम समस्या है तथा एक आकलन के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के हर बच्चे को हर वर्ष औसतन 4 से 5 बार दस्त रोग का शिकार होना पड़ता है। दस्त होने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण बच्चे की मृत्यु हो सकती है। तो दस्त भी एक खतरनाक बीमारी है बच्चों के लिए। तो अगर बच्चों को दस्त होता है तो इसमें बच्चों को ORS का घोल देना चाहिए, ठीक है, जिससे हर जगह उपलब्ध होती है, कहीं से भी लेकर उसको पिलाना चाहिए, जो बच्चों को निर्जलीकरण से बचाव करता है। तीव्र निर्जलीकरण के लक्षण। अगर बच्चे में ज़्यादा निर्जलीकरण हो रहा है तो क्या होगा, रोने पर आंसू नहीं निकलते हैं, बच्चा दस्त के साथ साथ उल्टी भी कर रहा हो, बच्चा बिल्कुल निढाल हो जाता है, फिर दस्त में खून भी आ रहा हो, और पेट की त्वचा पर चींटी काटने पर त्वचा बहुत धीरे धीरे वापस जाती हो। तो ये सारे लक्षण है किसके, जब तीव्र निर्जलीकरण हो रहा हो। फिर तीसरा है कुपोषण। 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे के विकास पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। यदि बच्चे का वजन अचानक ही कम होना शुरू हो जाता है अथवा विकास में कमी नजर आए तो यह चिंताजनक स्थिति है। ऐसी स्थिति में बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। पोषण वाले भोज्य पदार्थों का सेवन न करने के कारण बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है, जिससे बच्चा छोटी छोटी बीमारियों से आए दिन बीमार होने लगता है। ऐसे बच्चों को पौष्टिक आहार जिसमें फल फूल, हरी सब्जियां, दूध, सब्जियां सारे पर्याप्त मात्रा में खिलाना चाहिए, जिससे कुपोषण की स्थिति में बच्चों को दोबारा बच्चों को इससे निकाला जा सकता है। इसके साथ साथ खून की कमी को दूर करने के लिए आयरन की गोलियों का सेवन करना चाहिए, नहीं तो उसको अमीनिया हो जाएगा, ठीक है। विटामिन ए की खुराक भी पिलवाना चाहिए। यहाँ यह भी ध्यान देना योग्य बात है कि बच्चों को सभी प्रतिरोधक टीके लग चुके हों। देखिए, टीके के साथ साथ उसको अच्छा पौष्टिक खाना भी खिलाना चाहिए। इसमें सभी जो पौष्टिक हो, दूध, हरी सब्जियां, फल के साथ साथ हमें विटामिन ए की खुराक भी देनी चाहिए, आयरन की गोलियां भी खिलानी चाहिए, जिसमें या फिर आयरन से जिसमें सबसे ज़्यादा हरी सब्जियों में होता है वो सारे उसको खिलाना चाहिए, जिससे वो कुपोषित ना हो सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।